नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने कैसे हमारे देश में राज करना स्टार्ट किया। पहले वो मेनली व्यापार करने के लिए आए थे दोस्तों, लेकिन कैसे कैसे कौन कौन सी कूटनीति का उपयोग करके हमारे देश में वो राज करने लग गए, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। वीडियो पूरा डिटेल में है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। बात करें दोस्तों हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो ये वही कंपनी है दोस्तों जो हमारे देश में सबसे पहले क्या करने आया था, व्यापार करने के इरादे से आया था। लेकिन बाद में क्या किया, इसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज दोस्तों हमारे यहाँ 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक यानी लगभग 350 साल तक रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोला जा सकता दोस्तों कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर 3.5 साल राज किया है। शुरू में उनका विचार सिर्फ और सिर्फ क्या था, व्यापार करना था। लेकिन बाद में उनका विचार बदल गया और 350 वर्ष में इस कंपनी ने कैसे अपना विचार बदल लिया, कैसे भारत पर राज करने लगी और कैसे इसका अंत हुआ, इन सभी तमाम बातों को आज हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बात करें दोस्तों हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास के बारे में, तो लंदन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो ये याद रखना ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने किया है, तो एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर एक्ट लागू किया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि लंदन के गवर्नर और व्यापारिक कंपनियां पूर्वी देशों में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर सकती हैं। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखोगे तो उसके पूर्व दिशा में है अपना भारत। ठीक है, तो वहां की जो कंपनी थी अब यहाँ पर आकर के क्या कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। इसे यदा कदा मतलब कभी कभी जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्रिटेन के महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दिया था। किसी किसी जगहों पर यह आप लोग को 15 साल का छूट दिया था, ये भी मिलेगा। ठीक है, बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया था और 1858 में इसका क्या हो गया था, विलय कर दिया गया था। ये जो कौन कौन सा कानूनन एक्ट लाया है ब्रिटिश संसद से, उसको मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही देखेंगे कि कैसे अंग्रेज जो है हमारे देश पर अपना राज्य स्थापित करते हैं। बात करें दोस्तों सन 1608 में इस कंपनी की पहली जहाज कहाँ आई थी, तो सूरत में आई थी। उस समय भारत में मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल था। किसका शासनकाल था दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल था। और उस जहाज से आया था कौन, थॉमस रॉय, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर के राज दरबार में पहुंचा था। उसने राजा जहांगीर के सामने ब्रिटिश राजा के साथ एक व्यापारिक संधि करने और इसके तहत सूरत में फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव रखा था। थॉमस रॉय कामयाब रहा और संधि पर हस्ताक्षर हो गया था। ठीक है, तो शुरुआत में जहांगीर तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में फिर पुर्तगाली इस पर दबाव डालते हैं, तो फिर बाद में ये मना भी कर देते हैं जहांगीर। बात करें दोस्तों, कंपनी ने कपास, रेशम, नील और तमाम तरह के मसालों का व्यापार शुरू किया था। यह कई सालों तक चलता रहा था। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि ब्रिटेन की संसद में सन 1694 में एक कानून लागू किया गया कि अब से इंग्लैंड के हर व्यक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से व्यापार करने की अनुमति दे दी गई है, जब तक कि संसद द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार तगड़ा झटका लगा। अब दो कंपनियां हो गई थी, एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी और एक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दोनों एक यूनाइटेड कंपनी के बैनर तले काम करने लगे थे दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, पहले से यहाँ से व्यापार कर रही थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, वहां से संसद ने एक और नियम पारित कर दिया था कि जो नए लोग हैं वो भी जाकर के वहां पे क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया को कंपनी को अपने ऊपर क्या दिख रहा था, थोड़ा सा खतरा। जब महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को बनाया था ना, तो ये पूरा का पूरा उनके अंडर में काम कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे इनका इनकम बढ़ते गया ना दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, कई सारी चीजें, तो ब्रिटेन के संसद की बात को ही ये नहीं मानते थे, तो इन पर काबू करने के लिए ब्रिटेन संसद से बहुत सारे नियम कानून आए थे। वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बात करें दोस्तों हम लोग 1750 के बाद से ही मुगल साम्राज्य धीरे धीरे घटता जा रहा था और इसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया दोस्तों, बहुत ज्यादा फायदा उठाया था। बात करें दोस्तों हम लोग अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले राजनीतिक सत्ता बंगाल में प्राप्त की थी। कहाँ किया था दोस्तों, बंगाल में सत्ता प्राप्त किया था। यह सत्ता उन्होंने सबसे पहले प्लासी के युद्ध और फिर बक्सर के युद्ध द्वारा प्राप्त किया था। थोड़ा सा हम लोग बंगाल राज्य के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जब अंग्रेज भारत में आए तब उस समय बंगाल के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश आता था।
बंगाल उस समय भारत का समृद्ध प्रदेश था। सन 1701 में ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, तो 1701 में कौन बने थे बंगाल के सूबेदार? तो मुर्शिद कुली खान बना था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मुगल शासक क्या पड़ रहा है दोस्तों, कमजोर पड़ने लग जाता है। इसका लाभ उठाकर मुर्शिद कुली खान ने 1717 में बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। इसके समय में ही राजधानी ढाका से परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अब पश्चिम बंगाल की राजधानी जो पहले ढाका हुआ करती थी, अब उसको इसने क्या चेंज कर दिया है दोस्तों, मुर्शिदाबाद कर दिया है। बात करें दोस्तों अब इसी बंगाल के ही एक और शासक जो सिराजुद्दौला थे, 1756 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब बनते हैं और सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसका विरोध किया गया था। तो लोग नहीं चाहते थे कि वो क्या करे, नवाब बने, और उनके विरोध करने में कौन कौन थे? सबसे पहले थी उनकी मौसी घसीटी बेगम। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला नवाब ना बने उसका किसने विरोध किया था? एक उसकी मौसी जो थी दोस्तों घसीटी बेगम ने विरोध किया था। दूसरा था पूर्णिया के सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग, और नवाब के दरबार में मीर जाफर और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनका विरोध किया था कि नवाब सिराजुद्दौला को नवाब ना बनाया जाए। बात करें दोस्तों 1756 में सिराजुद्दौला के काल में अंग्रेज अत्यधिक मनमानी करने लग गए थे। उनके द्वारा दस्तक का अत्यधिक दुरुपयोग होने लगा था। तो ये भी याद रखना ना, लड़ाई का मेन कारण क्या था? तो दस्तक का अत्यधिक दुरुपयोग होना लड़ाई का मेन कारण था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहा और 20 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण करके किले, जो वहां का किला था फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था। तो एग्जाम में ये भी पूछा दोस्तों, फोर्ट विलियम पर अधिकार किस बंगाल के शासक ने किया था? तो सिराजुद्दौला ने किया था, याद रखना है। आक्रमण कब किया था उन्होंने? 20 जून 1756 को किया था। जब अंग्रेजों को दोस्तों इसके बारे में पता लगता है तो मद्रास से एडमिरल वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना बंगाल की ओर भेजी जाती है। 1757 में अंग्रेजों ने फिर से कोलकाता पर अधिकार कर लिया और मार्च 1757 में फ्रांसीसियों की चंद्रनगर बस्ती पर भी अधिकार कर लिया था। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को एक जो बस्ती था दोस्तों चंद्रनगर बस्ती, उस पर भी क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है। अंग्रेजों से घबराकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से अलीगढ़ की संधि की थी, परंतु उसके बाद एक षड्यंत्र को जन्म दिया और षड्यंत्र के तहत प्लासी का युद्ध हुआ था। तो सिराजुद्दौला क्या हो गए थे दोस्तों, उस समय थोड़ा सा डर गए थे और उन्होंने क्या किया था? तो अलीनगर की संधि किया था। तो अलीनगर का संधि किसके किसके बीच हुआ है दोस्तों? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस चीज को याद रखना। बात करें दोस्तों हम लोग प्लासी का युद्ध का, जो कि 1757 में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मर गए थे और अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब की गद्दी पर बैठाया था। कुछ कारण से विवाद होने पर 1760 में क्या करते हैं दोस्तों, मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन मीर कासिम का थे दोस्तों, वो एक समझदार शासक था, वह अंग्रेजों की चाल को समझता था, इसलिए उसने अपने शासन के तरीके में परिवर्तन किया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। तो ये भी याद रखना है, राजधानी परिवर्तन मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया था? तो अपने मीर कासिम ने किया था। ठीक है, उसने मुक्त व्यापार का विरोध किया और एक निश्चित राशि निर्धारित करनी चाहिए, परंतु अंग्रेजों ने इसे अपना अपमान समझा और बक्सर पर का युद्ध हुआ था। मतलब वो क्या बोलता था दोस्तों मीर कासिम की, अगर आपको यहाँ से कुछ पर्टिकुलर रकम ले लो, हमारे यहाँ से तुम लोग मुफ्त व्यापार करते हो, अपने हिसाब से पैसा लेते हो, मनमानी तरीके से व्यापार करते हो, उसको मत करो, एक पर्टिकुलर अमाउंट लो और खुश रहो। तो इसको अंग्रेजों ने क्या समझा? अपना अपमान समझा था दोस्तों, और फिर हुआ था बक्सर का युद्ध। सन याद रखना, बक्सर का युद्ध किस सन में हुआ है? तो 1764 में हुआ है। बक्सर के युद्ध से पूर्व अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब की गद्दी से हटाकर मीर जाफर को 1763 में बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया था। तो ये भी याद रखना है अपने को, बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो था मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर के किया था। और एक साइड कौन थे दोस्तों? अंग्रेज थे, परंतु वे अंग्रेज से हार गए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। अब मीर कासिम फिर से हट जाता है और कौन बन जाता है दोस्तों? मीर जाफर फिर से बंगाल का नवाब बन जाता है। सन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले बंगाल पर अपना क्या कर लिया था? राजनीतिक अधिकार कर लिया था दोस्तों। तो कौन सा जगह अंग्रेजों का अधीन सबसे पहली बार आया था? तो आया था कौन सा दोस्तों? बंगाल।
इसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग कर्नाटक को इन्होंने कैसे जीता, तो कर्नाटक युद्ध लड़ते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में, और तीसरा कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1756 से लेकर 1763 के बीच होता है। बात करें दोस्तों हम लोग पहला कर्नाटक युद्ध का, तो उत्तराधिकारी के इस संघर्ष में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब अंग्रेज हमारे यहाँ से फ्रांसीसियों को कैसे भगा रहे हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रांसीसी तो पहला बार जीत जाते हैं पहला कर्नाटक युद्ध में, और अपने दावेदारों को गद्दी पर बिठाने के बदले में उन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, जिसे फ्रांसीसी अफसर बुस्सी ने 7 सालों तक नियंत्रित किया था। तो पहला कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ है दोस्तों, फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। उसमें क्या हो गए थे, फ्रांसीसी जीत गए थे। बात करें हम लोग दूसरा कर्नाटक युद्ध का, जो कि 1749 से 1754 तक चला था। 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने युद्ध की परिस्थिति बदल दी थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने 1 साल बाद ही उत्तराधिकारी हेतु फ्रांसीसी समर्थित दावेदार को पराजित कर दिया। अंततः फ्रांसीसियों को ब्रिटिशों के साथ पांडिचेरी की संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, तो दूसरा वाला कौन जीतता है दोस्तों, अंग्रेज जीत जाते हैं और पांडिचेरी की संधि होती है। बात करें दोस्तों हम लोग तीसरा कर्नाटक युद्ध, इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। अर्थात तृतीय कर्नाटक युद्ध में दोनों यूरोपीय शक्तियों की शत्रुता फिर से सामने आ गई थी। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति क्राउड दे लाली द्वारा मद्रास पर आक्रमण के साथ हुई थी। लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयरकुट द्वारा हरा दिया गया था, और 1761 ईस्वी में ब्रिटिशों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया और लाली को जिंजी और कराईकाल के समर्पण हेतु बाध्य कर दिया था। अतः फ्रांसीसी बांडीवास में लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध 1760 ईस्वी में हार गए, और बाद में यूरोप में उन्हें ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि करनी पड़ी थी। तो पेरिस की संधि किसके किसके बीच हुआ है दोस्तों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, इसको याद रखना है। उसके बाद फिर कर्नाटक पूरा का पूरा उन लोगों के कब्जे में आ जाता है, अंग्रेजों के कब्जे में। इसके बाद में बात करें दोस्तों हम लोग मैसूर के सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई के बारे में। तो दोस्तों जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये होता है दोस्तों अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक चलता है, जिसका कारण था मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां थी। अंग्रेजों ने विवशता से हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि करते हैं। क्या था दोस्तों, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें जो था हैदर अली वो जीत जाता है और अंग्रेज क्या होते हैं, हार जाते हैं। अंग्रेजों ने हमेशा यही किया दोस्तों, हारते थे ना तो संधि कर लेते थे, नहीं 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 अब हम कुछ नहीं करेंगे, और जीतते थे तो फिर समझ जाओ राज खत्म। तो ये हर बार हमेशा हर राजा के साथ यही करेंगे, आएंगे हार गए तो अरे डर जाते हैं, हम संधि कर लेते हैं और हम अब कुछ नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन बाद में करते फिर वही काम है, सुधरते नहीं हैं उन लोग। तो ये क्या करते हैं, हैदर अली के साथ एक समझौता कर देते हैं, मद्रास की संधि करते हैं, और संधि की शर्तों के अनुसार यह एक प्रतिरक्षात्मक संधि थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस किया, परंतु हैदर अली ने करूर के क्षेत्र को वापस नहीं किया था। अंग्रेजों ने हैदर अली पर किसी और के आक्रमण के समय रक्षा करने का भी वादा किया था। अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि अगर तुम पर कोई हमला करेगा तो हम क्या करेंगे, तुमको बचाएंगे, लेकिन बाद में वो आगे ऐसा करते नहीं हैं। बात करें दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी की मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार आचरण नहीं किया, और 1770 ईस्वी में हैदर अली को समझौते के अनुसार उस समय सहायता नहीं दी जब मराठों ने उस पर आक्रमण किया था। ठीक है, जब हैदर अली के ऊपर मराठा आक्रमण करते हैं दोस्तों, तो वो अंग्रेज उसका मदद नहीं करते हैं। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ। उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया था जब अंग्रेजों ने हैदर अली की राज्य सीमाओं के अंतर्गत माही की फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। उसने मराठा और निजाम के साथ 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिससे द्वितीय मैसूर युद्ध क्या हुआ था, प्रारंभ हो गया था। बात करें दोस्तों हम लोग द्वितीय मैसूर युद्ध में क्या था, इस युद्ध के बीच ही हैदर अली का क्या हो जाता है दोस्तों, 7 दिसंबर 1782 को मृत्यु हो जाता है। किंतु उसके पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और बेदनूर पर अंग्रेजों के आक्रमण को असफल करके मंगलौर जा घेरा था। मतलब क्या है, ये जो दूसरा मैसूर युद्ध था उसमें भी इन लोग नहीं जीत पाए थे, लेकिन इसी बीच में क्या हो गया था दोस्तों, हैदर अली मर गया था। हैदर अली के बाद बना टीपू सुल्तान राजा। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया दोस्तों, उसको मंगलौर के पास जाके घेर देता है। अब मद्रास की सरकार ने समझ लिया कि आगे युद्ध बढ़ाना उसके समर्थ के बाहर है, मतलब टीपू सुल्तान के सामने अब उन लोग टिक नहीं पा रहे थे।
अतः उसने 1784 में एक संधि कर ली जो मंगलौर की संधि कहलाती है, और जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग को फिर से वापस दे दिया था जो जो चीज को जीते थे। तो याद रखना है जो मंगलौर की संधि है वो किसके किसके बीच हुआ है, तो टीपू सुल्तान के बीच हुआ है और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बात करें हम लोग दोस्तों तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, तो मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, जो कि 1790 से लेकर के 1792 तक चलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, टीपू सुल्तान हार जाएंगे, ठीक है, और फिर होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू ने अंग्रेजों के साथ मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की। यह संधि टीपू के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी, क्योंकि देखो अब हारोगे तो फिर उनके हिसाब से ही मानना पड़ेगा ना। तो इसमें टीपू सुल्तान क्या होता है, हार जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं, तो टीपू सुल्तान को एक संधि करना पड़ता है। जो संधि क्या कहलाता है दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि कहलाती है। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को और उसके मित्रों को देना पड़ गया था। उपरोक्त संधि के तहत टीपू को जमानत के तौर पर अपने 2 पुत्रों को भी कॉर्नवालिस को दे दिया था। बात करें दोस्तों हम लोग चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1798 से लेकर के 1799 तक लड़ा गया था। यह आंग्ल मैसूर के हुए युद्धों में चौथी और अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। युद्ध में शासक जो थे दोस्तों टीपू सुल्तान की मौत हो गई, और ब्रिटेन में ओडेयर राजवंश एक ब्रिटिश आयुक्त के साथ उसे सभी मुद्दों पर सलाह देने के लिए को मैसूर सिंहासन में बहाल कर दिया गया था और मैसूर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। टीपू सुल्तान के युवा उत्तराधिकारी फतेह अली को निर्वासन में भेज दिया गया था, मगर मैसूर जो साम्राज्य था दोस्तों वो ब्रिटिश भारत के साथ सहायक गठबंधन में एक रियासत बन गया, और कोयम्बटूर, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ अंग्रेजों को सौंप दिया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो दक्षिण भारत था उस पर भी क्या हो गया, अब अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। पूर्वी भारत बंगाल में था, बंगाल साइड को उन्होंने हरा करके पूर्वी भारत भी पूरा जीत लिया। अब दक्षिणी भारत भी उन्होंने पूरा जीत लिया दोस्तों। बात करें दोस्तों अंग्रेज मराठा संबंध के बारे में, तो माधवराव 1761 में 16 वर्षीय माधवराव पेशवा बना। उसने मराठों के गौरव की पुनः स्थापना की थी, और सवाई माधवराव द्वितीय 1772 में नवजात सवाई माधव नारायण राव को नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों के एक सशक्त संरक्षक दल ने पेशवा घोषित कर दिया था सवाई माधवराव द्वितीय को। उसके बाद मेन है दोस्तों अब अंग्रेजों का मराठों के साथ लड़ाई होगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है दोस्तों 1785 से लेकर के 82 के बीच में। ये था दोस्तों अनिर्णित था। युद्ध का अंत सालाबाई की संधि से होता है 1782 में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों कब से कब तक चला है, 1775 से लेकर के 82 के बीच में, और ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में होता है, और इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाता है। तो सालाबाई की संधि से इसको क्या किया जाता है दोस्तों, खत्म किया जाता है। अगला है दोस्तों बेसिन की संधि। बेसिन की संधि 1802 में होता है, ठीक है, और जसवंत राव होलकर से पराजित पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चला जाता है, और वेलेजली ने 1802 में बाजीराव से बेसिन की संधि करता है। तो याद रखना है बेसिन की संधि किसके किसके बीच होती है, वेलेजली और बाजीराव द्वितीय के बीच में होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से लेकर के 6 के बीच में। इसमें दोस्तों मराठा हार जाते हैं। और फिर दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो कि 1817 से लेकर के 18 के बीच में चलता है। मराठे पराजित हो जाते हैं, बाजीराव द्वितीय का समर्पण होता है, उसको पेंशन देकर बिठूर या कानपुर भेज दिया जाता है, पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है तथा एक पूर्ण आश्रित सतारा राज्य की स्थापना कर उसे शिवाजी के वंशज को दे दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मराठा राज भी तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद खत्म हो जाता है, और जो मराठा साम्राज्य है वो भी किसको मिल जाता है, अब अंग्रेजों को मिल जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों आंग्ल सिख संघर्ष, जो हमारे उत्तरी भारत में जो पंजाब साइड का एरिया है उसको। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों 1845 से 46 में हुआ था। अंग्रेजों ने सिखों को परास्त किया, और फिर लाहौर की संधि होती है दोस्तों 1846 में। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 49 के बीच में चलता है। इसको दोस्तों गुजरात के युद्ध या तोपे के युद्ध में सिख निर्णायक रूप से क्या होता है दोस्तों, पराजित हो जाती हैं। युद्धोपरांत 1849 में पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। तो अब बात है दोस्तों हमारे उत्तरी भारत का। तो उत्तरी भारत का जो पंजाब साइड का एरिया है उसको इन्होंने क्या कर लिया दोस्तों, अपने कब्जे में ले लिया है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46 में जीत करके, और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 49 में जीत करके, ठीक है।
बात करें दोस्तों सिंध का विलय, 1842 में चार्ल्स नेपियर सिंध का रेजिडेंट बना। 1843 में उसने षड्यंत्र पूर्वक सिंध को युद्ध में धकेला, उसे परास्त किया तथा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस समय एलन बरा गवर्नर जनरल था। ठीक है, एलन बरा के गवर्नर जनरल जब थे ना, तो उसने क्या कर लिया दोस्तों, सिंध को भी अपने अंदर मिला लिया है। बात करें दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध, ऑक्टरलोनी ने 1815 में गोरखा सरदार अमर बहादुर थापा को समर्पण के लिए विवश कर दिया था दोस्तों। और गोरखों ने सैलानी की संधि 1815 पर हस्ताक्षर कर लिया, जिसे नेपाल दरबार ने स्वीकार कर लिया था। मतलब क्या है, अब नेपाल भी अंग्रेजों के अधीन आ गया था संगौली की संधि के बाद, जो कि 1815 में हुआ था। उसके बाद बात करें दोस्तों आंग्ल वर्मा संबंध, ये वर्मा वाले भी इस अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हैं। प्रथम वर्मा युद्ध होता है दोस्तों 1824 से लेकर 26 के बीच में। वर्मा को यादेबू की संधि होती है, 1826 के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वर्मा वाले हार जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद इन लोग द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध करते हैं 1852 में। अंग्रेजों ने बर्मा के तटीय प्रांत पेगू या लोअर बर्मा को हड़प लिया। अब फिर से क्या होते हैं दोस्तों, वर्मा वाले फिर हार जाते हैं और अंग्रेज क्या करते हैं, अब उनका जो कुछ क्षेत्र रहता है पेगू और या लोअर को क्या कर लेते हैं, उन लोग हड़प लेते हैं। और तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध होता है दोस्तों 1885 में, और 1885 में संपूर्ण बर्मा का भारतीय साम्राज्य में विलय कर ले जाता है। मतलब अब क्या है, 1885 के बाद जो बर्मा है वो भी किस में आ गया है, मिल गया है दोस्तों, तो भारत साम्राज्य या ब्रिटिश लोगों के अधीन हो चुका था। उसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग आंग्ल अफगान संबंध, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में लड़ते हैं। अंग्रेजों का अफगान अभियान बुरी तरह विफल रहता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज हार जाते हैं। कुशल आक्रामकता की नीति, जॉन लॉरेंस ने यह तटस्थ की नीति अपनाई, परित्याग लिंटन द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद होता है दोस्तों द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 के से 80 के बीच में। इसमें अंग्रेज सफल होते हैं और एक गंडमक की संधि होती है। ठीक है, आंग्ल अफगान जो वो होता है दोस्तों संबंध में, तो पहला में तो अंग्रेज हार जाते हैं, लेकिन दूसरा में क्या होता है, अंग्रेज लोग जीत जाते हैं और फिर गंडमक की संधि होती है। उसके बाद बनता है दोस्तों डुरंड लाइन, तो मॉर्टिमर डुरंड आयोग द्वारा तत्कालिक भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण 1893 से 96 के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है डुरंड लाइन किसके बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, और ये उसी समय पर मॉर्टिमर डुरंड आयोग द्वारा बनाया गया था। उसके बाद होता है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1919 से लेकर 1921 तक होता है दोस्तों। उसके बाद आता है तिब्बत विजय, तो करजन ने 1904 में यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा था, और जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है दोस्तों, ठीक है, मैकमोहन रेखा, 1913 से 14 में तिब्बत और उत्तर पूर्वी भारत के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया था मैकमोहन ने। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में जो है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पिंडारी युद्ध, पिंडारी निर्दयी लुटेरे हुए करते थे। ठीक है, इनकी लूटपाट को रोकने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सफल अभियान किया था। यह अभियान तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही समाहित हो गया था। मतलब जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था उसी समय पर ये पिंडारियों को भी कुचलने का काम उन्होंने किया था। बात करें दोस्तों हैदराबाद का निजाम, 1798 में विलेजली की सहायक संधि व्यवस्था स्वीकारने का पहला राज्य बना था, और 1890 में आंग्ल चीनी समझौतों के बाद सिक्किम पूर्णतः ब्रिटिश संरक्षित राज्य मान लिया गया।